Hello students of class 8. In this video we will read chapter number 3, Glimpses of the Past, from your book Honey Dew. So here the chapter is Glimpses of the Past. What does it mean? What is the meaning of glimpses? Glimpses means झलकियाँ. Past आपके यहाँ पर हिस्ट्री की बात हो रही है, ठीक है, जो बीत चुका है उसकी कुछ झलकियाँ हैं. This is from your Honey Dew. Okay. So we will read here about the glimpses of the past. What happened in the past? So before you read, here it is given. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. यहाँ पर कुछ पिक्टोरियल दिया हुआ है, मीन्स पिक्चर्स दी हुई हैं, कुछ झलकियाँ दी हुई हैं आपको अपनी हिस्ट्री की. कब से कब तक? 1757 से 1857 तक की कुछ पिक्चर्स के थ्रू आपको दिखाया हुआ है. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. So यहाँ पर पिक्चर्स में कुछ बबलिंग दी हुई है, स्पीचेस दी हुई हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, आप उस कंडीशन को समझ जाओगे कि पिक्चर में क्या एक्सप्लेन कर रहा है, किस इवेंट के बारे में है, या जिसको कहा गया है नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, जो लड़ाइयाँ लड़ी गई 1857 में आज़ादी के लिए. तो हेयर द फर्स्ट वन इज़ द मार्टियर्स, शहीद. ठीक है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एट अ फंक्शन इन दिल्ली. तो आपको यहाँ पे आशा भोसले जी दिखाई दे रही हैं एंड शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग हेयर. Oh my countryman, let your eyes will fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. The famous song, ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी वाला सॉन्ग है ना. तो ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी. तो यहाँ पर जो पिक्चर आपको दी है, यहाँ पे आशा भोसले जी वो गीत गा रही हैं, फ्रीडम सॉन्ग. तो यहाँ पे आपके सामने जवाहरलाल नेहरू, पंडित जी एंड शास्त्री जी बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर्स दी हुई हैं आपको. So moving ahead, in the next picture, the company's conquest means जो ये कब की बात है, 1757 to till 1849, कंपनी की जीत. ठीक है, तो here in the first picture, with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. ठीक है, 18th century की बात है 1765 की, जब क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर लिया था, अपनी पावर के थ्रू पूरी इंडिया में कब्जा करने की कोशिश की थी. तो यहाँ पे आपको एक इंडिया का मैप दिखाया हुआ है. जो येलो वाला पार्ट है वहाँ पर इंडियन प्रिंसेस, भारत के राजा लोग जो थे, है ना, एंड जो पिंक वाला पार्ट है वो ब्रिटिश टेरिटरी का है, और बाद में धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, भारत पर कब्जा कर लिया था. Now the second picture is Indian princes were short-sighted. जो इंडियन प्रिंसेस थे तो वो क्या कर रहे थे, दूरदर्शी हो चुके थे. That upstart Raja call the English merchants, they will help me to defeat him. यहाँ पर जो राजा बैठा हुआ है वो दूसरे राजाओं के बारे में बात कर रहा है और कह रहा है कि जाकर क्या करो, फॉरेनर्स के व्यापारी, इंग्लिश व्यापारियों को बुला के लाओ, एंड वो हमारी मदद करेंगे दूसरे राजाओं को हराने में. मतलब अपने ही देश को क्या कर रहे हैं, किसकी मदद ले रहे हैं अपने देश के राजाओं को हराने के लिए, फॉरेनर्स की. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट. और ये जो लगातार लड़ाइयाँ हो रही थी देश में, तो इसकी वजह से क्या, पूरा जो शांति थी वो ख़त्म हो चुकी थी देश में. नेक्स्ट पिक्चर क्या दिखा रहा है आपको, द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. राइवलरीज मीन्स प्रतिद्वंदित, एंड सबड्यू मीन्स
वश में करना। तो राइवलरीज जो थे, हमारे जो अपोजिटर्स थे, तो वो क्या कर रहे थे, ईस्ट इंडिया की मदद कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद कर रहे थे। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। और जब क्या हुआ, आपस में ये इंग्लिश मैन मिल गए दूसरे राजाओं के साथ भारत के, तो उन्होंने क्या किया, दूसरे अपने ही देश के राजाओं से क्या हो गया, उनको अपने वश में कर लिया, अपना बंदी, एक तरह से बंदी बना लिया। तो आगे क्या हुआ, अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग। और जो दूरदर्शिता रूलर थे, कौन थे, टीपू सुल्तान, जो बहुत ही बहादुर व्यक्ति थे मैसूर के। वो क्या करा उन्होंने, वो अपनी अपनी अंतिम सांस तक ब्रिटिश से लड़ते रहे। थैंक गॉड, यहाँ पर पिक्चर में दिखाया हुआ है कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं। जब क्या हुआ, आप यहाँ देख रहे हैं ना कि यहाँ इंग्लिश मैन एंड आपस में क्या हो रहा है, आपस के ही लोग लड़ रहे हैं और इन लोगों की मदद ले रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ, देश में बहुत दिक्कतें आई। तो थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। तो ये मैन क्या कह रहा है, आपस में लोग बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो शुक्र है, अब देश में क्या है, शांति है, कोई लड़ाई नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं हो रही है डकैत के द्वारा। दूसरा बोलता है, इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, ये भगवान है जो ब्रिटिश को यहाँ भेजा है। तो तीसरा व्यक्ति बोलता है, आर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारे जो भाग्य है ना, इनके साथ जुड़ चुका है। तो यहाँ पर जो डिस्कशन चल रहा है कि हाउ इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, ये जो लड़ाई हुई, तो इस पर कैसे कैसे अलग अलग व्यक्ति ने अपनी अपनी बात रखी, क्या 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 विचारधारा रही उस दौरान। नेक्स्ट पिक्चर में क्या हो रहा है, तो लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर, वो कह रहे हैं कि द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन आवर किंग्स। तो ये व्यक्ति क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो ये गोरे लोग हैं, इन्होंने क्या किया है, हमारे राजाओं को मारा है और क्या कर दिया, उनकी गद्दी छीन ली हमारे राजाओं की। तो कुछ कह रहे हैं कि नाउ सम किंग्स वर नॉट गुड, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, मतलब भले ही अच्छे नहीं थे लेकिन वो हमारे ही तो लैंड के व्यक्ति थे, राजा थे। ये वाला व्यक्ति बोलता है कि नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स, अब हम क्या हो चुके हैं, गुलाम बन चुके हैं इन फॉरेनर्स के। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में क्या हो रहा है, ब्रिटिश रूल जो आया वो आया 1765 टू 1836। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ब्रिटिश शासन था वो इस दौरान से 1836 तक चला। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज, जो धर्म के नाम पर प्रचार कर रहे थे, वो किस किस का प्रचार कर रहे थे, एक तो अनटचेबिलिटी और चाइल्ड, छुआछूत और बाल विवाह के बारे में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, ये संत जी बोल रहे हैं कि एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लॉसेस हिज रिलीजन, जो भी इस समुद्र को पार करेगा, जो हमने बना दिया है, तो वो क्या कर देगा, अपने धर्म को लूज कर देगा। दूसरा व्यक्ति बोल रहा है, ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू वुमेन, ये व्यक्ति बोल रहा है कि जितनी भी क्या दुर्दशा हमारी खराब हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है, कष्ट किसकी वजह से है, औरत की वजह से, औरतों की वजह से कष्ट आ रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या डिस्कशन हो रहा है, द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड दैम। ये क्या कह रहा है, ये व्यक्ति ब्रिटिश क्या कह रहा है कि सच्चाई तो ये है कि जो ये भारतीय हैं, ये इंडियंस जो हैं, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो खो चुके हैं। एंड ये क्या कर रहा है, उनको अपमानित करना है, स्कॉन्ड मीन्स अपमानित करना। ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, भारतीयों को अपमानित कर रही है। ये बोलते हैं द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, जो ये मूल निवासी यहाँ के हैं भारत के, ये अब अयोग्य हो चुके हैं, ये विश्वास के लायक नहीं है, एंड इनकेपेबल ऑफ इन ऑनेस्टी, अब ये लोग तो जो हैं विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो पीछे कौन है, ये इंडियन मैन खड़ा हुआ है, दिस इज द इंडियन मैन हु इज सेइंग ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनकी क्या करते थे, चमचागिरी करते थे। तो कुछ इंडियंस जो थे ब्रिटिश का खा रहे थे
और अपनी जान बचाने के चक्कर में क्या कर रहे थे, इनकी सेवा पानी कर रहे थे। तो कहता है कि ट्रू, आप सच कह रहे हो। मतलब महाराज एक तरह से उनको बहुत बड़ा फील कराने की कोशिश करते थे, योर ऑनर, बट मैं तो बहुत क्या हूँ, ऑनेस्ट हूँ, वफादार हूँ। नेक्स्ट पिक्चर में क्या कह रहे हैं आपसे कि बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट। व्यापारी तो थे ये लोग ब्रिटिशर्स, तो ये क्या चाह रहे थे कि जल्दी जल्दी हमें मुनाफा हो। एंड हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। ये क्या कर रहे थे, ये फार्मर्स पे फोर्स कर रहे थे हैवी टैक्सेस के लिए। उनकी उन्हीं की धरती पर, उन्हीं की फील्ड पर, उन्हीं की ज़मीन पर वो क्या लगा रहे थे, हैवी टैक्स लगा रहे थे। तो वहाँ पर आपस में लोग बात करें, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। तो कह रहा है कि तुम्हारा ही व्यक्ति हमारे सारा अनाज लेके जा रहा है। यू आर स्टिल इन अपियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो ये ब्रिटिशर क्या बोल रहे हैं कि तो तुम अभी भी यहाँ, तुम्हारा अभी भी क्या है, तुम्हारा बकाया अभी भी रह रखा है, और अगर तुम अगले हफ्ते तक अपना एरियर नहीं दिया तुमने, तो हम तुम्हें क्या कर देंगे, जेल में भेज देंगे। एरियर मीन्स बकाया। सो नेक्स्ट पिक्चर क्या है, यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रहा है, किस बारे में है। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। अभी भी इन लोग को संतुष्टि नहीं थी, तो ये क्या कर रहे हैं, अभी भी कोई ना कोई मेथड अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन्हें और मुनाफा हो। तो ये व्यक्ति कह रहा है, दिस मैन इज सेइंग the goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India। तो कह रहा है कि जो चीज़ें, जो आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, गुड्स बनाए जा रहे हैं इंग्लैंड में, वो क्या नहीं होने चाहिए यहाँ पर इंडिया में। इम्पोर्ट ड्यूटी के टाइम पे इम्पोर्ट जब हो रहे हैं, तो ये इंडिया में जब लाए जाएं तो इन्हें इम्पोर्ट ना किया जाए बस भारत में। तो ये व्यक्ति बोलता है कि वाओ व्हाट अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। अब जो ईस्ट इंडिया थी वो क्या करने लगी, भारत को अपंग बनाने लगी, इंडियन इंडस्ट्रीज को अपंग बनाने लगी, क्योंकि अपनी इंडस्ट्रीज खोल के हम पे शासन करने लगे थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया है, इनएविटेबली यानी कि अनिवार्य रूप से, फेमाइंस अकाल फॉलोड। और क्या हुआ, अनिवार्य रूप से अकाल होने लगा वहाँ पर। बिटवीन 1822 एंड 1836 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। देश में क्या हो गया, अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से 15 लाख इंडियंस जो थे भूखमरी से मर चुके थे। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी, उन्होंने क्या किया, अपना इनका सब कुछ, एक्सपर्ट आर्टिसंस की जो कला थी वो सब तबाह कर दी, उनके बिजनेस को तबाह कर दिया। उन लोगों के पास कुछ छोड़ा ही नहीं खाने पीने के लिए, और पूरी उनका सब कुछ आर्टिशंस का तबाह कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज राजा राम मोहन रॉय 1772 टिल 1833। तो यहाँ पर क्या है, राम मोहन रॉय, a lone man from Bengal, understood what was wrong with the country। तो राजा राम मोहन जो थे वो क्या थे, एक शिक्षित व्यक्ति थे बंगाल से, जो क्या करते थे, वो समझ रहे थे कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। तो ही इज सेइंग लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्फ। अपने आप को हमें घृणा साबित नहीं करनी है। आवर एंशिएंट कल्चर इज ग्रेट। हमारा जो कल्चर है वो बहुत ही अद्भुत है, महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम योग्य हैं और भी उपाधियाँ पाने के लिए। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस। जो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी में सुधार लाना पड़ेगा। ये जो अंधविश्वास है, इसने सब कुछ क्या कर दिया है, तबाह कर दिया है। तो जो राम मोहन रॉय जी हैं, वो अपनी वाइफ से कह रहे हैं, उमा से, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गायें होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती है, भिन्न भिन्न रंग की होती है, लेकिन जो दूध का रंग होता है वो तो सेम होता है। Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. ऐसे ही different teachers have different opinions। जो टीचर हैं वो क्या है, उन सब की टीचरों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। लेकिन जो कहने का तात्पर्य होता है, जो मतलब होता है, वो सब धर्म का एक ही होता है, कोई अलग नहीं बताता।
जैसे क्लास में जब आपको कोई टीचर कुछ क्वेश्चन समझा रही होती है, तो अगर आपके किसी टीचर ने आपको कुछ समझाया और वही क्वेश्चन आप किसी और टीचर से पूछते हो तो वो भी आंसर करेगा, लेकिन जो तरीका होगा बताने का वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन मतलब जो होगा उसका, मॉरल जो होगा उस बात का, वो सेम होगा। तो आगे देखते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। जो राजा राम मोहन रॉय थे वो किससे प्रभावित थे, अट्रैक्टेड थे? साइंस से और मॉडर्न नॉलेज से। तो इस सेइंग नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो कहते थे कि जो हमारी ज्ञान है, जो हमारा ज्ञान है वो क्या होना चाहिए? प्रैक्टिकल होना चाहिए और साइंटिफिक भी होना चाहिए। तो ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स। तो उन्होंने अपना न्यूज़पेपर बनाना शुरू किया, लेकिन बट द सस्पिशियस ब्रिटिश, जो चालाकी जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने क्या कर दिया? उनके इस अखबार को बंद कर दिया इन 1823। सो मूविंग अहेड इन द नेक्स्ट पिक्चर, ही क्रॉस्ड ही क्रॉस्ड द सीज। उन्होंने समुद्र को पार किया एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। ये देखने चले गए कि ऐसा क्या है जो ब्रिटिश और भी पावरफुल होती चाहिए जा रही है। देयर ही टोल्ड देम, और वहाँ जाकर उन्होंने उनसे कहा, ब्रिटिशर्स से, वी एक्सेप्ट यू एज अ रूलर। हम आपको एज अ शासक एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज एज सब्जेक्ट, और आप हमें अपनी प्रजा की तरह स्वीकार करो। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान रखना होगा। अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट। जो एक शासक होता है वो अपने प्रजा के कारण ही होता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो फॉर in this video I hope you have understood in the this much you have understood till fourth point. So now moving to oppression. Oppression means क्या होता है? उत्पीड़न। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि उत्पीड़न जो कहाँ से कहाँ तक चला है? 1765 to 1835. So बट द ब्रिटिश कॉन्टिन्यूड टू ओप्रेस इंडियंस। लेकिन अभी भी क्या कर रही थी ब्रिटिश? अभी भी उत्पीड़न क्रिएट कर रही थी इंडिया को, इंडियंस को दबाने के लिए उन्हें उत्पीड़ित कर रही थी। इन 1818 क्या हुआ? दे हैड पास रेगुलेशन 3। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? 1818 में इन्होंने एक रेगुलेशन पास किया, रेगुलेशन 3 पास किया। अंडर इट क्या था उसके अंदर? एन इंडियन कुड बी जेल विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। कुछ भी होगा बिना कोई अपनी सफाई में कुछ भी कहे, ट्राई या कोर्ट में ले जाए बिना ही, उन्हें क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा, उन्हें कोई सफाई नहीं देनी दी जाएगी। नेक्स्ट पिक्चर में आप ब्रिटिशर्स देख रहे हैं, 3 ब्रिटिशर्स है ना। तो ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स इन प्राइवेट बिजनेस। और ये बहुत मुनाफा कमा रहे थे, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू अपनी सैलरीज बढ़ाए जा रहे थे। And by 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India। और 1829 में ब्रिटेन ने क्या करना शुरू किया? गुड्स को बेचना शुरू किया। कितने रुपए में? इंडिया को महंगे दामों में बेचना शुरू किया, 7 करोड़ रुपए में। आगे देखें हैं। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट। और जो ब्रिटिश थे इन्होंने क्या? समृद्ध थी अपने आप में एक कंपनी, लूट्स, इन्होंने लूटिंग करना स्टार्ट किया। वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और जब इन्होंने इनको बेवकूफ़ बनाना शुरू किया इंडियंस को, तो बेचारे इंडियंस जो थे वो इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो ख़त्म होती जा रही थी, क्योंकि ये क्या कर रहे थे? अपना बिजनेस फैला रहे थे। इन द नेक्स्ट पिक्चर, गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्टेड बैक होम। इन्होंने रिपोर्ट दी एक, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। जो कपास बुनकरों की हड्डियां हैं वो भारत में क्या है? मैदानी इलाकों में ब्लीचिंग कर रही है। मीन्स इनसे इनको इतना प्रताड़ित कर दिया गया था इंडियंस को कि इनकी कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया कि ये लोग बहुत, इनकी हड्डियों से भी ब्लीचिंग निकाला जा रहा था। इस तरह से क्या इसका मतलब हो सकता है कि मतलब उनको बहुत बहुत परेशान किया उन लोगों ने। आगे देखते हैं।
This one we will explain in the next video. I hope you understood till here. So try to read it again. Thank you very much.